हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल केमिस्ट्री फीवर। तो आ गए हैं 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री सेक्शन में से केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को लेकर पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो रेडी हैं सभी? चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, अपनी कॉपी निकाल लीजिए जहां आपने पहले नोट्स बना रखे हों, बस देखते जाइए। जो नहीं नोट करा था वो नोट कर लीजिए, माइंड में बिठा लीजिए, एग्जाम दूर नहीं है। ठीक है, तो लाने हैं अच्छे मार्क्स। चलिए तो देखिए बेटा, केमिकल रिएक्शन क्या है। सबसे पहले यही बात करते हैं। ये एक चेंज है जो आपने 9th में पढ़ रखा है। एक प्रोसेस या एक चेंज, एक प्रोसेस या एक चेंज जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है बेटा, एक न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज। अभी नया सब्सटेंस बनेगा तो प्रॉपर्टीज भी तो नहीं होंगी ना, है ना। नया सब्सटेंस बनेगा तो प्रॉपर्टीज भी नहीं होंगी। वो बनता है, उसको बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। मतलब कोई भी ऐसा प्रोसेस, सुन लो ध्यान से, सुनो, फील करके सुनो, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें एक नया सब्सटेंस बन रहा हो जिसकी प्रॉपर्टीज भी अलग हो या न्यू प्रॉपर्टीज के साथ, नई प्रॉपर्टीज के साथ। मान लीजिए मैंने जब मैग्नीशियम रिबन को हीट करा, फॉर एग्जांपल करके बता रहे, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड इट बर्न्स इन एयर, यानी कंबशन हो एयर में बर्न करना। और बर्न किसकी मदद से होता है? ऑक्सीजन की मदद से। तो एक डिजलिंग व्हाइट फ्लेम से वो बर्न करता है। याद रखना, मैग्नीशियम को जब भी तुम ऑक्सीजन सप्लाई करोगे, यानी मैग्नीशियम को हीट करोगे, ये बर्न करोगे एयर में, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक डिजलिंग व्हाइट फ्लेम देगा और एक व्हाइट पाउडर प्रोड्यूस होता है, या व्हाइट पाउडर की फॉर्मेशन होती है, जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये केमिकल रिएक्शन ही तो है। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टी जो है बिल्कुल अलग है मैग्नीशियम से, बिल्कुल अलग है ऑक्सीजन से। ठीक है, नया सब्सटेंस बना नई प्रॉपर्टीज के साथ। समझ रहे हैं? ये केमिकल रिएक्शन। तो बेटा केमिकल रिएक्शन में एक बात मेरी गौर करके ध्यान से नोट करना, वेरी इंपॉर्टेंट। केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं होता कि एक एलिमेंट के एटम्स दूसरे एलिमेंट के एटम्स में चेंज हो जाते हैं, नहीं। अब जैसे मैग्नीशियम जब रिएक्ट करा होगा एयर के साथ, उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया होगा, तो ऐसा नहीं है कि मैग्नीशियम के एटम जो है वो ऑक्सीजन के एटम्स में चेंज होगी, नो, बस रीअरेंज होगी। मतलब पहले मैग्नीशियम के एटम्स खुद से अरेंज थे, खुद से बॉन्डेड थे। जब प्रोडक्ट बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब जब हमारा नया सब्सटेंस बना, है ना, जब नया सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो वहां पर मैग्नीशियम के एटम्स ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्डेड हो गए, तो रीअरेंज कर लिया उन्होंने। तो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, नोट कर लीजिए। ओके। और नया सब्सटेंस तभी बनता है जब पुराने की आइडेंटिटी लॉस हो जाती है। तो यहां पर आइडेंटिटी लॉस हो जाती है, याद रखो। अब मैग्नीशियम ना रहा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में आइडेंटिटी लॉस हो जाती है। जो रिएक्टिंग स्पीशीज है, जो मिल रहे हैं आपस में, उनकी आइडेंटिटी लॉस हो जाती है। तो आइडेंटिटी लॉस का मतलब कि उनकी कंपोजिशन चेंज हो गई। पहले एक बर्तन था, मैंने एक तरफ बर्तन नहीं कहूंगा, मान लीजिए मैंने मैग्नीशियम रखा था, उसको बर्न करने लगा, अभी किया नहीं, ऑक्सीजन प्रेजेंट ऑलरेडी वहां है, लेकिन मैंने उसको जलाया नहीं है मैग्नीशियम को। तो जब तक जलाया नहीं तो मैग्नीशियम की आइडेंटिटी वैसे रिटेन थी, है ना। लेकिन जैसे ही वो जला तो मैग्नीशियम ना रहा, तो नया सब्सटेंस बन गया, है ना। तो कहने का मतलब रीअरेंजमेंट हुआ, कंपोजिशन चेंज हो गई, है ना, कंपोजिशन चेंज हो गई, तो एज ए रिजल्ट हमारे पास नया सब्सटेंस बनता है। तो बेटा इसको अब मैं लिख रहा हूं, देखो मैंने ये जो प्रोसेस बताया आपको, ये जो रिएक्शन बताया, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं। देखिए मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्सीजन O2, और इसको जब बर्न किया, कहीं कंबशन भी लिख सकते हो आप यहां, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। और डिजलिंग फ्लेम से आएगा, व्हाइट पाउडर बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का, याद रखना है। कौन सा पाउडर? व्हाइट पाउडर बनेगा। ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये मैंने ऊपर जो रिएक्शन लिखा, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया भैया शॉर्ट फॉर्म में, है ना। किसकी मदद से? इसमें जो भी इन्वॉल्व था, जो भी स्पीशीज इन्वॉल्व थी पूरी प्रोसेस में,
उनके फार्मूलों की मदद से या उनके सिंबल्स की मदद से, है ना। यहां पर मैग्नीशियम था तो मैंने मैग्नीशियम पूरा ना लिखते हुए Mg लिख दिया, ऑक्सीजन O2 लिख दिया और मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये फार्मूला मैंने लिख दिया। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है एक केमिकल रिएक्शन को लिखने की शॉर्ट फॉर्म में, इसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। समझ रही हो, लिख रहा हूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन by using the symbols and the formulas of the species involved in the reaction, उसको क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। अब ये देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूं। MgO2 जो लेफ्ट साइड पे है इक्वेशन के, इनको हम कहते हैं बेटा रिएक्टेंट्स। ये क्या है, रिएक्टेंट्स है। क्या है, रिएक्टेंट्स है। और ये जो नया सब्सटेंस बना, इसको कहते हैं प्रोडक्ट। ये तो सिंपल है, ये तो पता है, प्रोडक्शन। क्या बना, ये रिएक्ट करे तो ये बना। तो जो रिएक्ट लेफ्ट साइड पे है इक्वेशन के, वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं और ये प्रोडक्ट कहलाते हैं। जरा अगर इसको गौर से देखें इस इक्वेशन को, तो यहां पर रिएक्टेंट वाली साइड में यानी लेफ्ट साइड पे मैग्नीशियम 1 है, राइट साइड पे भी 1 है। ऑक्सीजन 2 है, यहां ऑक्सीजन 1 है राइट साइड पे, प्रोडक्ट वाली साइड पे। अरे सर, तो ये क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन के दौरान मास कम हो गया। ये नहीं कर सकते, ये अलो नहीं है, ये वायलेशन है किसकी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बेटा, जो कहता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द एटम्स रिमेन्स कंजर्व्ड। यहां कहां कंजर्व रहा, यहां तो ज्यादा मास हो गया, यहां कम हो गया। हाँ, तो इन ऑर्डर टू अवॉइड द वायलेशन ऑफ द, अरे वो उसको वायलेट ना हो जाए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन वायलेट ना हो जाए, हमें क्या करना है, हमें इसको बैलेंस कर देना है। क्या कर देना है, बैलेंस कर देना है। तो मतलब रिएक्टेंट वाली साइड पे और प्रोडक्ट वाली साइड पे जो नंबर ऑफ एटम्स है बेटा वो इक्वल होने चाहिए, उसी को हम कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये क्या बैलेंस्ड है, नहीं है सर, ये अनबैलेंस्ड है। तो सर करे बैलेंस, कर दो, यहां 2 लगा के, यहां 2 लगाओगे, ऑक्सीजन हो गए 2, लेकिन मैग्नीशियम भी 2, तो यहां 2 लगा दो। ठीक है, अभी पूरा आएगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मैं आपको अलग अलग इक्वेशंस दूंगा, हम बैलेंस भी करेंगे अच्छे ढंग से। समझ आ गया इक्वेशन क्या हुआ, रिएक्शन क्या हुआ। अब बात करेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की, फिर बैलेंसिंग पे चलेंगे कि एक रिएक्शन के दौरान, केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या क्या हो सकता है, और फिर हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। तब तक आप छाप ले इसको, छाप ले, इन्होंने नहीं पढ़ा, छाप ले इसको। हो गया, हो गया। चलिए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अब देख रहे हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले देखिए, जब भी एक रिएक्शन होगा तो उसके साथ साथ क्या होगा, मतलब कौन कौन सी चीजें आप ऑब्जर्व कर सकते हो, कौन सी प्रोसेस आप ऑब्जर्व कर सकते हो, क्या हो रहा है जब एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो क्या क्या हो सकता है, वही कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स बन जाते हैं रिएक्शन की। तो फर्स्ट बेटा इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब गैस इवॉल्व हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो इसके लिए मैंने एग्जांपल देखा, मानो जिंक को आपने एस्ट्रोजिंक ग्रेन्यूल्स जो होते हैं छोटे छोटे पीस लो, कर H2SO4 ऐड कर दो, तो देखो बेटा जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो इवॉल्व हो सकती है गैस, बहुत से रिएक्शन में आपको मिलेंगी, जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में भी जाएंगे मिलेंगे, तो गैस इवॉल्व हो सकती है। प्रेसिपिटेट भी बन सकता है। प्रेसिपिटेट क्या होगा, छोटे छोटे दाने मानो, हाँ, सॉलिड शेप होते हैं, सॉलिड सब्सटेंस, मतलब छोटे छोटे पीसेस किसी कह लो, वो प्रेसिपिटेट हो गई। जैसे बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा तो बेरियम सल्फेट बनेगा, बेरियम सल्फेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। प्रेसिपिटेट को देखिए एरो नीचे देके लिखना है, ये चीजें छोटी छोटी ऑब्जर्व करो, और गैस जो निकलेगी उसको एरो ऊपर देके लिखना। तो अब जब ये लिखा होगा, मैं हाइड्रोजन गैस ना भी लिखूं तो तुम्हें पता लग जाना चाहिए कि बेटा ये हाइड्रोजन गैस ही है, ये भी ना लिखूं ब्रैकेट में कि ये गैस, ठीक है। तो बट तरीका ये है लिखने का। चेंज इन कलर, कलर को देखो, मानो मैंने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया जो ब्लू होता है कलर में, जिंक का राड से उसको मैं घुमाता हूं, स्टिर करता हूं, तो जिंक सल्फेट बनता है, कॉपर बाहर आ जाता है। तो अब जिंक सल्फेट जो बनेगा वो कलरलेस होगा। तो देखो ब्लू कलर सोल्यूशन से कलरलेस हो गया, तो चेंज इन कलर भी हो सकता है। चेंज इन टेम्परेचर देखो बेटा, चेंज इन टेम्परेचर में मानो कैल्शियम ऑक्साइड है, मैंने वाटर के साथ रिएक्शन करा, बहुत खूबसूरत रिएक्शन है,
तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जिसको आप स्लेट लाइम कहते हो। और जब ये बनता है ना बेटा स्लेट लाइम, जिस कंटेनर में तुमने रिएक्शन करा होगा ना, वो कंटेनर देखना जैसे ये रिएक्शन कंप्लीट होगा बहुत गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हीट निकलती है, हीट बाहर आई, हीट रिलीज हुई है ना। तो क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया था, रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ गया, हीट बाहर आ रही है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट बाहर आएगी ना, है ना। तो ये जो हीट एनर्जी का बाहर आना, तो हम इसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं, या एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हो। दूसरी तरफ से बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को मिक्स करा, बेरियम क्लोराइड बना, अमोनिया बना, वाटर बना। लेकिन इस रिएक्शन में बहुत ज्यादा हीट चाहिए थी। चाहिए मतलब जब ये रिएक्शन, ये प्रोडक्ट का मिक्सचर बना तो ट्यूब एकदम, टेस्ट ट्यूब एकदम ठंडा था। ठंडा होने का मतलब कि जो भी हीट था सब रिएक्टेंट्स ने यूज कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो यहां पर टेम्परेचर कम हो गया, जो सेकंड रिएक्शन थी वहां टेम्परेचर कम हो गया ड्यू टू द लोअरिंग ऑफ द टेम्परेचर। टेम्परेचर कम हो गया, सारा हीट एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, अब टेम्परेचर कम हो रहा है तो ये हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन कहते हैं। तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। चेंज इन स्टेट बेटा देख लो, कैंडल वैक्स, जैसे मोमबत्ती का जलना बेटा, वैक्स सॉलिड फॉर्म में, जब तुम उनको बर्न करोगे, कंबशन करोगे, देखो तो पहले तो वाटर में भी तब्दील होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। वैक्स लिक्विड फॉर्म में भी जाता है और उसी से आग भी तो लगती है। जब आग लगेगी, बर्निंग होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, छोटी क्लासेस में पढ़ा है। तो देखो यहां से सॉलिड से लिक्विड भी जा रहा और सॉलिड से गैस भी जा रहा, तो स्टेट तो चेंज होगी। कुछ रिएक्शन में स्टेट चेंज नहीं होती है, जैसे जिस स्टेट में, जिस फिजिकल स्टेट में मानो सॉलिड रिएक्टेंट्स जो थे वो सॉलिड्स थे, तो केवल प्रोडक्ट भी सॉलिड बनता। रिएक्टेंट्स गैसेस थी, प्रोडक्ट भी गैसेस बनता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, मैं कहता हूं H2 गैस है प्लस क्लोरीन गैस है, जब इनका रिएक्शन करा तो हाइड्रोक्लोरिक गैस बनी, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, हाइड्रोक्लोरिक नहीं बोलेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनी। तो देखो यहां दोनों, तो यहां चेंज नहीं हुआ फिजिकल स्टेट, लेकिन कुछ कुछ रिएक्शंस में होगा। अब ऐसा है कि ये जो प्रॉपर्टीज मैंने बताई, जो फीचर्स बताए, इनमें से अब कोई एक रिएक्शन इन सभी को फॉलो कर सकती है। सब कुछ हो सकता है, गैस भी निकल सकती है, प्रेसिपिटेट भी बन सकते हैं, ठीक है, कलर भी चेंज हो सकता है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक भी हो सकती है, फिजिकल स्टेट भी चेंज हो सकती है। मतलब मोर देन वन प्रॉपर्टीज एट अ टाइम एक रिएक्शन शो कर सकती है, कम से कम एक तो करेगी। ठीक है, तो चलिए ये था कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। रेडी हैं? ओके, छाप लो इसको, छाप लो, वेरी गुड बेटा, छाप लो, छाप लो। चलिए अब हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। आइए, तो अब बैलेंसिंग को देखते हैं बेटा। बैलेंसिंग में देखिए, सबसे पहले आप याद रखेंगे कि कभी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पहले बैलेंस मत कर देना। एक छोटा सा रूल, ओके। पीरियोडिक टेबल में जो सबसे लेफ्ट पे आते हैं, थोड़ा सा नजर पीरियोडिक टेबल को लगा दो, लेफ्ट पे जो आते हैं बेसिकली मेटल्स होते हैं, उनको पहले बैलेंस करो। तो प्रायोरिटी ऑर्डर ऐसे सेट करना, मेटल्स को पहले बैलेंस कर दो, या जो लेफ्ट साइड पे आते हैं उनको, वही कहूंगा। फिर नॉन मेटल्स में तुम्हें जो ज्यादा देगा उसकी बात करेंगे, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना और फिर हाइड्रोजन। बेटा याद रखना, ये बैलेंस करने का तरीका होगा। मेटल्स में तुम्हें ज्यादा दिखेंगे जो सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, कुछ भी दे सकता है, लेड, है ना, सिल्वर एटसेट्रा, कोई भी मेटल दे सकता है, कॉपर दे सकता है ना, कोई भी दे सकता है। नॉन मेटल में जो मिलेंगे जो कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, है ना, सल्फर बहुत आम मिलेगा, कार्बन भी मिलेगा, ये थोड़ा क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह ये भी देख लेना, हेलोजेंस जो है, और फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन। ठीक है, तो वन बाय वन बैलेंस करते चलेंगे। देखो H2N2 बैलेंसिंग करनी क्यों है? ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वायलेट ना हो। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन यहां 3, तो हाइड्रोजन की अभी बात नहीं करूं, पहले मैं किसको बैलेंस करूंगा? मेटल को। तो इस रिएक्शन में कोई भी मेटल नहीं है, हालांकि नाइट्रोजन नॉन मेटल, तो पहले नाइट्रोजन की प्रायोरिटी। नाइट्रोजन 2, यहां 1, तो यहां 2 लगा दो। अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 6, यहां 2 हैं तो यहां 3 लगा दो। रिएक्शन बैलेंस्ड। मजा आ रहा है? बैलेंस कर दो। आसान आसान रिएक्शंस नहीं, आगे से थोड़ी टफ भी आएंगी, जितनी मर्जी टफ आ जाए, सीक्वेंस को मत भूलना बेटा। इस रिएक्शन में सेकंड में देखो, सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके ये बन रहा है हाइड्रोजन गैस। ओके, ठीक है।
पहले सोडियम को करेंगे, सोडियम एक ऑलरेडी बैलेंस्ड। अब ऑक्सीजन की बारी, ऑक्सीजन यहां एक ऑलरेडी बैलेंस्ड। फिर क्या करें सर, हाइड्रोजन 2 या हाइड्रोजन 3 है सर, है ना सर। ऐसा कर देते हैं, यहां 2 लगाते हैं और यहां पीछे 2 लगा देते हैं। जब यहां 2 लगाया तो इस तरफ हाइड्रोजन 4 हो गए और यहां 2 ही रहे, तो मैंने यहां 2 कर दिया। देखो मैंने क्या किया, मैंने यहां 2 लगा दिया और कहा अब हाइड्रोजन यहां 4 हो गए। यहां 2 थे तो मैंने कहा यहां भी 4 कर दो। पर जैसे मैंने हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए यहां 2 लगाया था तो यहां सोडियम भी 2 हो गए, सोडियम यहां 1 हो गया, तो यहां सोडियम भी 2 कर दो। ऑक्सीजन पे कोई फर्क पड़ा, देखो ऑक्सीजन 2 थे, रिएक्शन बैलेंस्ड। सब कुछ खुद होता चलेगा ऑटोमेटिकली। अब देखो यहां पहले किसको बैलेंस करोगे, मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम 1। उसके बाद क्लोरीन 1, क्लोरीन 2। क्या करना चाहिए, यहां 2 लगाओ सर। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन 2, यहां ऑक्सीजन 1, तो यहां 2 लगा दो। अब हाइड्रोजन गिनो, 2 हाइड्रोजन 4, 2 2 4, रिएक्शन बैलेंस या इक्वेशन बैलेंस। समझ रहे, एक पैटर्न को फॉलो करो। अब यहां एल्युमिनियम 1, एल्युमिनियम 2, तो यहां 2 लगा दो। अब गिनो ऑक्सीजन 3 ये और पीछे 2 है, 3 2 6, यहां 3 और यहां 1 4। तो मैं ऐसे कर देता हूं, यहां 3 लगा देता हूं, अब 6 हो गया। ऑक्सीजन देखो, यहां 3 और 2 6, यहां 3 यहां 3 6। अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन 3 और 2 6, 3 2 6, बैलेंस्ड इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, बिल्कुल आसान है। अब ये देखिए, बेरियम क्लोराइड H2SO4, सबसे पहले बेरियम मेटल है, बेरियम को करो, बेरियम 1 बैलेंस्ड। अब सल्फर को देखो, सल्फर 1 बैलेंस्ड। क्लोरीन 2, क्लोरीन 1। अब ऑक्सीजन पे आ जाओ, ऑक्सीजन 4, ओके, हाइड्रोजन 2 बैलेंस्ड। चलिए यहां पर Al2SO4 थ्राइस करके एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 1, ठीक है। एल्युमिनियम और सोडियम मेटल थे, किसी को भी कर सकते थे पहले। अब सोडियम देखो, सोडियम 2, सोडियम 1, तो यहां 2। ध्यान से देखना, सल्फर बेटा यहां 3 है, सल्फर यहां 1 है, तो यहां 3 लगा दें सर यहां 3 लगाओगे तो सोडियम 6 हो जाएंगे, तो सोडियम 6 कर दो ना यहां पीछे, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब ऑक्सीजन पे आओ, एल्युमिनियम, सोडियम और सल्फर हो गए तीनों बैलेंस। एल्युमिनियम 2, सोडियम 6, सोडियम 3 2 6, सल्फर 3, ऑक्सीजन देखो 3 चौके 12 और 6 यहां से 18। ऑक्सीजन यहां से देखो 3 और 2 6, 3 चौके 12, 12 और 6 18। ऑक्सीजन यहां भी 18, ऑक्सीजन यहां भी 18। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 3 और 2 6। और लास्ट में देखो आयरन का रिएक्शन वाटर के साथ, आयरन मेटल, पहले इसको बैलेंस करो, 3 आयरन लगा दो। यहां पर आयरन 1 था, यहां 3 थे, तो यहां 1 3 पीछे लगा दिया, बैलेंस। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 4 है, तो यहां 4 लगा दो, ऑक्सीजन भी 4 हो। अब हाइड्रोजन गिनो, हाइड्रोजन 4 2 8, यहां 2 4 लगा दो, बैलेंस। सो ये बेटा तरीका है बैलेंसिंग करने का। हाँ, इस प्रायोरिटी को याद रखना, हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। छाप लो, ये एक तरीका है, कोई भी इक्वेशन तुमको मिल जाए तुम बैलेंस कर लोगे, इतना मुझे अब विश्वास हो गया है। कोई भी इक्वेशन तुमको मिल जाए, मुझे विश्वास है तुम बैलेंस कर लोगे, ठीक है। चलिए, कोई पेपर में तुम्हें मिलेगा 4 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, जेके बोस वालों 4 नंबर का आने वाला है। चलो ओके, देखते हैं कि एक केमिकल इक्वेशन को आप और इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हो, मतलब कैसे कैसे इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं उसको, है ना, किस इन्वायरमेंट में हो रहा है, वो सारी बातें करते हैं। तो उसके 3 तरीके हैं। आप ये इंडिकेट करिए कि जो स्पीशी रिएक्शन में इन्वॉल्व है उनका फिजिकल स्टेट क्या है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका, आप जितनी भी हीट चेंजेस हो रही हैं
हीट निकल रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है ड्यूरिंग द रिएक्शन, वो भी इंडिकेट करें। और थर्ड तरीका है, थर्ड मेथड, कि आप जिन कंडीशंस में रिएक्शन हो रहा है, मानो किसी की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, टेम्परेचर प्रेशर वगैरह क्या है, तो वो सब मेंशन करो। ठीक है, तो फर्स्ट देख रहे हैं हम बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स इन एन इक्वेशन। मतलब जैसे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन हुआ, जिंक सॉलिड फॉर्म में था तो ब्रैकेट में हम एस लिख देंगे। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड लिक्विड फॉर्म में, मतलब पानी घुला है, पानी में घुला है, तो एक्वस लिखा। एक्वस मींस व्हाट, और बना क्या, जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट का भी सोल्यूशन बना। एक्वस जहां जहां लिखा जाएगा मतलब समझ जाओ कि उनका सोल्यूशन है। और H2 गैस, समझ रहे हैं। उसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेट लाइन एक्वस फॉर्म में, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में बनता है। ठीक है, एस लिखा है। और वाटर लिक्विड फॉर्म में होगा। दूसरा तरीका मैंने अभी बताया कि रिएक्शन में जो हीट चेंजेस हो रही हैं वो इंडिकेट कर दो। मानो या तो हीट एनर्जी निकलती है या तो यूज होती है या एब्जॉर्ब होती है। दो तरीके की रिएक्शन याद रखना, जिसमें हीट एनर्जी निकले, रिलीज हो, उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। एक्सहेल, इनहेल, ये सारे कंसेप्ट। जैसे कि कार्बन सॉलिड फॉर्म में इसका कंबशन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में रिएक्ट कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के, और साथ में देखो गैस निकलेगी, कंबशन जब भी होगा तो जलेगा, एनर्जी निकलेगी लाइट और हीट की फॉर्म में। कंबशन ही हो रही है ना, कार्बन की कंबशन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस गई और हीट एनर्जी निकली। तो जो निकलने वाली एनर्जी है वो आप प्रोडक्ट वाली साइड प्लस करके लिख देते हो। प्लस हीट एनर्जी भी लिख सकते हो, प्लस एनर्जी भी लिख सकते हो, या सिंपल प्लस हीट भी लिख सकते हो। और ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। एक्सो मीन्स रिलीज होना, थर्मिक मीन्स हीट। ये रेस्पायरेशन जो है, हमारी ये प्रोसेस जो है ह्यूमन के अंदर, रेस्पायरेशन, कोई पूछ सकता है आपको ये रेस्पायरेशन जो है वो एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है? सर एक्सोथर्मिक है। क्या होता है, ग्लूकोज जो खाना हमने खाया, हम रेस्पायर करें तो हमने ऑक्सीजन लिया, उस ऑक्सीजन ने इसको ब्रेक डाउन करा, ग्लूकोज को तोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, वाटर निकला और एनर्जी निकली इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन कौन सा रिएक्शन, ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में आ सकता है। रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक। उधर ये वाली रिएक्शन देखें जरा, नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन करती है और ये बनता है हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, NO होता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड नहीं, सॉरी, वेरी सॉरी, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, NO है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन रहा है। लेकिन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनने के लिए इस रिएक्शन को हीट की जरूरत पड़ती है, इन दोनों को हीट करना पड़ता है आपस में। तो जब आप बाहर से हीट दे रहे हैं और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है तो वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है, हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन। ठीक, चलिए तीसरा कि किन कंडीशंस में रिएक्शन हो रहा है। मानो ये पोटेशियम क्लोरेट है, सॉलिड फॉर्म में होता है, डिकम्पोज होगा, टूटेगा, इसको जब हीट करोगे तो फर्दर ब्रेक डाउन होगा, तो KCl बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। समझ रहे हैं? तो ये हमने हीट करा, लेकिन याद रखना ये हमने इन प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड, हमने जब हीट करा तो हमने मैंगनीज डाइऑक्साइड को एक कैटालिस्ट माना। यहां कैटालिस्ट वो वाले सब्सटेंसेस होते हैं, वो वाले स्पीशी होते हैं जो किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। ठीक है, याद रखना। तो यहां KClO3 यानी पोटेशियम क्लोरेट टूट रहा है, किसमें, KCl में और ऑक्सीजन गैस में। लेकिन कब, जब उसको आप हीट कर रहे हो, किसकी प्रेजेंस में, मैंगनीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस। मैंगनीज डाइऑक्साइड क्या है, एक कैटालिस्ट के तौर पे यूज हो रहा है। दूसरा रिएक्शन देखो, यहां कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा और मिथेनॉल बना, मिथाइल अल्कोहल। और ये रिएक्शन तब होता है जब इनकी मिक्सचर को आप, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस की मिक्सचर को आप कंप्रेस करते हो 300 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पे, और कंप्रेस करने के बाद इनको हीट करते हो 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इन द प्रेजेंस ऑफ दिस मिक्सचर, जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड, तभी मिथेनॉल बनता है। तो ये कुछ तरीके हैं इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव बनाने के। फिजिकल स्टेट्स लिख दो उनकी, उसके बाद बता दो कि हीट बाहर जा रहा है या हीट यूज हो रहा है रिएक्शन में, और किन किन
इन्वायरमेंट में रिएक्शन हो रही है, यदि कोई कैटालिस्ट यूज कर रहे हो, कोई टेम्परेचर का इस्तेमाल, कितना टेम्परेचर दे रहे हो, सब एरो के ऊपर लिखना है। ठीक है, प्रेशर कितना है, जो भी है, इस तरीके से आप रिएक्शन को फुल इंफॉर्मेशन हम इक्वेशन की दे सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आप देख रहे हैं हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में से तुमको क्वेश्चन मिलेगा। ओके, क्वेश्चन किस तरीके का हो सकता है? तो सीधा पूछ सकता है डिस्कस द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, या पर्टिकुलरली नाम दे देगा, डिस्कस कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड पार्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और तरीका है पूछने का, आपको 4-5 रिएक्शंस दे देगा और कहेगा आइडेंटिफाई करो ये कौन कौन सी रिएक्शंस है। ठीक है, तो एकदम से मगअप मत करो चीजों को, ये भी सोचो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। तो देखो बेटा, एडिशन रिएक्शन के नाम है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, सिंथेसिस रिएक्शन भी कह सकते हैं। कई बार सिंथेसिस रिएक्शन लिख देते हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं, ये नहीं पढ़ा। तो जो जो चीज एक रिएक्शन में पढ़ सकते हो पढ़ो। ठीक, चलो सिंपल सा रिएक्शन, नाम से ही क्लियर है, एडिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब यहां पर 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन करते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस बनता है। देखो 2 या 2 से ज्यादा कंबाइन करेंगे और एक ही सब्सटेंस बनेगा। तो मतलब कहने का, जब एक इक्वेशन में तुम्हें लेफ्ट साइड में 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस दिखें, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट दिखें और प्रोडक्ट में एक ही सब्सटेंस बनता हुआ नजर आए, तो समझ जाओ बेटा वो कौन सा रिएक्शन होगा? सर वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। सिंपल ऐड हो रही, देखिए जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐड होके वाटर बना रहे हैं, कंबाइन होके, है ना, सिंथेसाइज कर रहे हैं वाटर को। कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। इन द सेम वे अमोनिया, NH3 अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ कंबाइन करके अमोनियम क्लोराइड बना रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं इसको, CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड, NO2 को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड SO2 को सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे दोनों गैसेस हैं और एक नई गैस बना रहे सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, तो यहां देख रहे हो क्या हो रहा है, 2 सब्सटेंसेस कंबाइन कर रहे हैं और एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। चलिए, सेकंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये तो क्लियर हो गया होगा। यहां देखो 2 या 3 जुड़ते हैं, एक बनता है, यहां एक ही। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में तुम्हें रिएक्टेंट वाली साइड पे एक ही कंपाउंड दिखेगा या एक ही सब्सटेंस दिखेगा और वो डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज का मतलब होता है स्प्लिट होना, टूटना, है ना, ब्रेक हो जाना। अ कंपाउंड, इस रिएक्शन में होता क्या है, कंपाउंड स्प्लिट्स मतलब टूटना, स्प्लिट अप हो जाता है इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, मान लो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट था, CaCO3, इसको तुमने हीट करा तो CaO बन गया, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहा, क्यूक्लाइन भी कहते हैं इसको। याद रखना, ये नाम भी याद रखो। ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो नाम याद है तुम, मार्बल है ना, मार्बल बोलते हैं, जो हम मार्बल डालते हैं वो है ये। और कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्यूक्लाइन, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन। मतलब जब तुमने एक सब्सटेंस को, एक किसी भी रिएक्टेंट को या एक कंपाउंड को तोड़ा विद द हेल्प ऑफ हीट, तो वो डिकम्पोजिशन का स्पेशल नेम हो गया, वो स्पेसिफिकली कहलाएगी थर्मल डिकम्पोजिशन। तो यदि तुम्हें पेपर में ऐसे पूछ लेता है कि ये रिएक्शन पहचानो, मतलब 4-5 रिएक्शन देता है और उनमें से एक रिएक्शन ऐसी है जिसमें एक कंपाउंड को टूटा हुआ दिखाया है और किसकी मदद से तोड़ा है, हीट की मदद से। यहां पर हीट का मतलब है ये ट्राइंगल जैसा निशान बना देगा या डायरेक्ट हीट लिख देगा। ठीक है, तो बच्चों ने लिख दिया था सर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बट स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहिए कि थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, याद रखना, जब तुम डिकम्पोज करोगे विद द हेल्प ऑफ लाइट, देखो लाइट ये hmu होता है। hmu मतलब लाइट के जो पार्टिकल्स है, फोटॉन की एनर्जी, है ना। बड़ी क्लास में देखोगे h एक प्लैंक्स कांस्टेंट है, बड़ी क्लास में मिलेगा, और म्यू जो है वो लाइट का फ्रीक्वेंसी रहता है। तो जब तुम इसको तोड़ोगे AgCl को, बहुत इंपॉर्टेंट है, Ag बनता है, क्लोरीन गैस बनती है। Ag ये जो बनता है ना, ये व्हाइट ग्रेइश कलर का होता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, व्हाइट ग्रेइश कलर का होता है। इसीलिए ये जो रिएक्शन है ना, ये AgCl जो है ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में बहुत इस्तेमाल होता है इसका, याद रख लेना। किसमें? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में।
एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। NaCl को अब देखो थर्ड में, तो मतलब कहने का ये मतलब जब हीट से तोड़ोगे कंपाउंड को तो थर्मल डिकम्पोजिशन, लाइट की मदद से तोड़ा तो उसका नाम बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ओके, समझ आ गया? थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन आ गया रे भैया, एक नंबर। चलो, NaCl को तुमने तोड़ा मतलब साल्ट सोल्यूशन, लिक्विड फॉर्म में तो साल्ट का सोल्यूशन, तुमने इसको तोड़ा तो Na और क्लोरीन, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करा तुमने तो ये बन गया। तो कहने का ये मतलब कि ये इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन है। मतलब जब तुम किसी कंपाउंड को तोड़ रहे हो करंट पास करके, इलेक्ट्रिसिटी पास करके, तो उसको इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं, या इसका बहुत फेमस नेम है इलेक्ट्रोलाइसिस, कहीं इलेक्ट्रोलिसिस करके भी कहते हैं बेटा। और ये रिएक्शन तुम बहुत बार देखोगे, कब? जब तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे हायर क्लासेस में, 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस तुम्हें बहुत बार करने को दिखेगा। अब एक रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस क्या होना, या सब्स्टिट्यूट करना, मतलब एक कंपाउंड में से एक एलिमेंट चला जाएगा, उसकी जगह दूसरा आ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन ये दो तरीके का चलता है डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, पहचानना। हाँ, सिंगल डिस्प्लेसमेंट जो है, इसमें क्या होता है बेटा, रिएक्टेंट वाली साइड एक तुम्हें कंपाउंड दिखेगा, पहचान रखना, और एक एलिमेंट होगा, और ये जो एलिमेंट होगा इस कंपाउंड में किसी दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेगा। जैसे यहां मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और जिंक के साथ रिएक्ट करवाया, तो कॉपर की जगह किसने ले ली? जिंक ने। तो जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर बाहर हो गया। तो कहने का ये मतलब वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ वन कंपाउंड। एक कंपाउंड में एक एलिमेंट की जगह दूसरा एलिमेंट ले लिया। कॉपर सल्फेट में कॉपर की जगह किसने ले ली भैया? जिंक ने ले ली। तो क्या हो गया? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसी तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट आती है। डबल डिस्प्लेसमेंट की पहचान क्या याद रखोगे कि दोनों रिएक्टेंट वाली साइड दोनों क्या होंगे? कंपाउंड होंगे, कोई एक एलिमेंट नहीं होगा, दोनों कंपाउंड होंगे, और दोनों कंपाउंड में दो आयंस का एक्सचेंज होगा जिससे दो नए कंपाउंड बनेंगे। देखो यहां से AgNO3 जब स्प्लिट होगा तो Ag की आयन भी निकलेगी। Ag की आयन प्लस में होती है, Ag2 प्लस, है ना। तो Ag प्लस जो है यहां से क्लोरीन नेगेटिव के साथ कंबाइन करके AgCl बनाएगा, और जब ये टूटेगा Na प्लस और Cl नेगेटिव, और Na किसके साथ कंबाइन करेगा? नाइट्रेट नेगेटिव के साथ, यानी NO3 नेगेटिव, जिसको नाइट्रेट बोलते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है देखो, Ag सिल्वर नाइट्रेट था, सोडियम क्लोराइड था, सोडियम के साथ क्लोरीन है ना। अब क्लोरीन किसके साथ चला गया? सिल्वर के साथ। तो यहां आ गया क्लोरीन और यहां चला गया नाइट्रेट। तो एक्सचेंज हो गया दो आयंस का, क्लोराइड आयन और नाइट्रेट आयन का, और दो नए कंपाउंड बन गए। देखो यहां सिल्वर क्लोराइड बन गया, सोडियम नाइट्रेट बनेगा। सिल्वर क्लोराइड जो बनता है यहां बेटा, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट्स पे बनता है, इसके दाने दाने बन जाते हैं ऐसे, ठीक है। समझ आ गई कि बेसिक चार तरह की रिएक्शन है। आओ देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, ये क्लियर हो गया? छाप लो, शाबाश, देख लो सब कुछ। एकदम मजे से नोट्स बने हैं, प्रॉपर नोट्स हैं बेटा, ध्यान से पढ़ो। मैं मेहनत कर रहा हूं सिर्फ आप लोगों के लिए, मेरा कोई और दूसरा मोटिव नहीं है। आई वॉन्ट टू सी यू स्कोरिंग मोर देन 95। ओके, चलो अब देखते हैं बेटा रिडॉक्स रिएक्शन। रेडी हो? चलो आ जाओ। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो रिडॉक्स रिएक्शन में देखो बेटा, आप समझो पहले रिडॉक्स का मतलब RE उठाया गया रिडक्शन से, RED, और ऑक्स उठाया गया ऑक्सीडेशन से। RED का मतलब क्या है? रिडक्शन। ओके, और ऑक्स का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन। तो इनको सेपरेटली देखेंगे, ऑक्सीडेशन क्या चीज है, रिडक्शन क्या चीज है, फिर अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये समझिए, ऑक्स का मतलब यहां क्या है? ऑक्सीडेशन। ओके, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन, रेड का मतलब रिडक्शन। ये तो आपको पता लग ही गया। गंदा हो गया बाबा बोर्ड, चलिए कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। अरे बाबा, चलो देखो जरा ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन को समझना बेटा।
सिंपल लफ्जों में समझो, ऑक्सीडेशन का मतलब है, ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन का ऐड होना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन होगा, और अगर इसका उल्टा करोगे यानी रिमूव करोगे ऑक्सीजन को तो वो रिडक्शन हो जाएगा। याद रखना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन इसका उल्टा कर दो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब समझ रहे हैं भैया, O2 ऐड करो या ऑक्सीजन ऐड करो तो ऑक्सीडेशन हो गया, H2 ऐड करो यानी हाइड्रोजन ऐड करो तो रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन रिमूव करोगे तो रिडक्शन, हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो ऑक्सीडेशन। समझ गए? तो आसान सी डेफिनेशन। अब एक और तरीके का डेफिनेशन कि अगर कोई नॉन मेटल ऐड होता हुआ दिख रहा है आपको सब्सटेंस में तो भी ऑक्सीडेशन, मेटल का रिमूव होना दिख रहा है, मेटल का रिमूव होना दिख रहा है तो भी ऑक्सीडेशन, मेटल के ऐड होने को रिडक्शन और नॉन मेटल के रिमूव होने को रिडक्शन। क्लियर है? इसको ध्यान में फिक्स रखना। ये ऑक्सीडेशन क्या है? O2 का ऐड होना, H2 का रिमूव होना। रिडक्शन क्या है? H2 का ऐड होना, O2 का रिमूव होना। नॉन मेटल होगा ऐड तो ऑक्सीडेशन, मेटल होगा रिमूव तो ऑक्सीडेशन, मेटल ऐड होगा तो रिडक्शन, नॉन मेटल रिमूव होगा तो रिडक्शन। समझ गए? तो ये दिमाग में रखना। अब देखेंगे अप्लाई करने वाले। देखो यहां बेटा, कॉपर ऑक्साइड से तुमने ऑक्सीजन ले लिया, देखो कॉपर ऑक्साइड से बन गया कॉपर, यानी ऑक्सीजन इससे ले लिया गया, तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन। समझो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या था? ध्यान से देखो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या था? रिडक्शन। अब H2 है लेकिन यहां पर क्या बन गया? H2O, यानी इसमें ऐड हो गया क्या? O, ऑक्सीजन ऐड हुआ ना, तो इस हाइड्रोजन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। समझ गए? ऑक्सीजन के ऐड होने को ऑक्सीडेशन बोल दिया और ऑक्सीजन के रिमूव होने को रिडक्शन बोल दिया। क्लियर हो गया? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। एक और एग्जांपल देखो, देखो H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन गैस का रिएक्शन, सल्फर बन गया HCl बाहर। ठीक है, देखो यहां से तुम क्या समझ रहे हो? ध्यान से देखना, सल्फर से तुम H2S से, हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर बन रहा है, यानी सल्फर से तुम H2 खींच रहे हो, रिमूव कर रहे हो, तो रिमूवल ऑफ H2 क्या था? ऑक्सीडेशन। तो यहां क्या हो रहा? किसका ऑक्सीडेशन हुआ? H2S का। क्लियर हो रहा है? Cl2 में HCl बन गया, यानी H ऐड हो गया, और एडिशन ऑफ H क्या होता था? हाइड्रोजन के ऐड होने को क्या बोलते थे? रिडक्शन। रिडक्शन हो गया। बड़ा मजेदार है, ध्यान से समझना इसको। लास्ट वाला देखो जरा, थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसको। कॉपर से कॉपर ऑक्साइड, तो यानी भैया कॉपर में सीधा तुमने ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो हो गया ऑक्सीडेशन, कोई डर नहीं। क्लियर है एकदम, बिल्कुल 100% क्लियर। सर रिडक्शन किसका हुआ है? सर O में ऑक्सीजन में कॉपर ऐड कर दिया तुमने, कॉपर क्या है भैया? मेटल, तो एडिशन ऑफ मेटल क्या होता है? रिडक्शन, तो हो गया रिडक्शन। तो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल तुमको मिल जाएंगे, तुम देख सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो कि इस पूरी रिएक्शन को हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा, रिडक्शन भी हो रहा। इस पूरी रिएक्शन को, दूसरी वाली रिडॉक्स कहेंगे क्योंकि ऑक्सीडेशन भी हो रहा, रिडक्शन भी हो रहा। ये तीनों रिएक्शंस जो हैं ये रिडॉक्स रिएक्शंस की एग्जांपल है। सर क्या सारी रिएक्शन रिडॉक्स होती हैं? नो, ऐसा नहीं मैं कह रहा, बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो रिडॉक्स नहीं है। चलिए ध्यान से देखो, एक कंसेप्ट जो आपको पेपर में पूछेगा, कभी वो रिएक्शन दे देगा, बोलेगा बताओ कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा, कौन सा रिड्यूस हो रहा। तो यहां कौन ऑक्सीडाइज हो रहा? यहां कौन ऑक्सीडाइज हुआ? ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ? ऑक्सीडाइज कौन हुआ भैया? H2। H2 में O ऐड हुआ था तो ऑक्सीडाइज हुआ H2। रिड्यूस कौन हुआ? रिडक्शन किसका हुआ था?
कॉपर ऑक्साइड से कॉपर, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो रिड्यूस हुआ था कॉपर ऑक्साइड। तो ये पूछ लेता है ऐसे ऐसे आपको रिएक्शन नहीं देगा, बोलेगा बताओ नेम द सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इक्वल टू H2, सब्सटेंस रिड्यूस्ड कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, यहां पर ऑक्सीडाइज कौन हुआ सर? H2S ऑक्सीडाइज कौन हुआ? सेकंड रिएक्शन की बात कर रहा हूं, ऑक्सीडाइज्ड H2S। ठीक है, रिड्यूस्ड कौन हो गया? रिड्यूस कौन हुआ? क्लोरीन में H ऐड करके HCl बना था, तो रिड्यूस हुआ क्लोरीन। समझ गए? थर्ड रिएक्शन में ऑक्सीडाइज कौन हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट, यही चीजें तो पूछती है पेपर में, और क्या पूछेगा? कॉपर, तो कॉपर हो गया ऑक्सीडाइज्ड। रिड्यूस कौन हो रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट, रिड्यूस्ड कौन हो रहा है? रिड्यूस्ड ऑक्सीजन। ऐसे पूछेगा पेपर। ठीक है, और एक बात हमेशा माइंड में रखना बेटा, एक रिडॉक्स रिएक्शन में जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है दरअसल वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मतलब जो दूसरे की रिडक्शन करवाता है वो खुद ऑक्सीडाइज होता है, और जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाता है वो खुद रिड्यूस हो जाता है। तो एक रिडॉक्स रिएक्शन में जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही होगी वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसकी रिडक्शन हो रही होगी वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझो, देखो यहां पर कॉपर ऑक्साइड ने H2 का ऑक्सीडाइजेशन करवाया ऑक्सीजन दे के, है ना? तो कॉपर ऑक्साइड ने इसका क्या करवाया? H2 का ऑक्सीडेशन। लेकिन खुद ये कॉपर ऑक्साइड तो रिड्यूस हो रहा है, समझ रहे हो? खुद रिड्यूस हो रहा है, लेकिन इसकी क्या करवा रहा है? ऑक्सीडेशन। क्योंकि ये अगर O ना देता, ये ऑक्सीजन ना देता, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन कैसे होती? ठीक है, तो यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? कॉपर ऑक्साइड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया? कॉपर ऑक्साइड। तो यही हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, OA। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जिसकी ऑक्सीडेशन हुई। अगर ये ऑक्सीजन इसने दिया कॉपर ऑक्साइड ने, तो लेने वाला भी तो कोई होना चाहिए था। लिया तभी तो इसका रिडक्शन हुआ, तो लेने के लिए H2 बैठा था, तो H2 ने इसका O लिया, तो मतलब इसने H2 ने कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करा, और खुद क्या हुआ? ऑक्सीडाइज। तो यहां देखो H2 क्या हो गया? खुद रिड्यूस होके खुद क्या हो गया? यहां रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि खुद क्या हो रहा है? RA, रिड्यूसिंग एजेंट, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो मतलब एक रिडॉक्स रिएक्शन में वो वाला सब्सटेंस जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करवा रहा है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, और उसकी खुद क्या होगी? रिडक्शन। और वो वाला सब्सटेंस जो दूसरे की रिडक्शन करवा रहा है उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, और उसकी खुद क्या होगी? ऑक्सीडेशन। ठीक है, ओके। तो ये दो तुम देख लो, इनमें कौन कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसकी रिडक्शन हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ओके बेटा, अब हम इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन देखते हैं, कोरिजन और रेंसिडिटी। चलिए, रेडी हैं? आ जाइए फिर। तो बेटा इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन देखते हैं। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन में दो चीजें हैं, एक है कोरिजन और एक है रेंसिडिटी। कोरिजन क्या होता है कि मेटल की सरफेसिस पे जब ऑक्सीजन का अटैक होता है, यानी ऑक्सीजन ऐड होता है, तो ऑक्साइड्स बनते हैं, जिसकी वजह से मेटल्स के ऊपर कुछ लेयर्स बन जाती हैं, है ना? वो करोड होना शुरू हो जाता है, वहां से मेटल कच्चा होना शुरू हो जाता है, वीक होना शुरू हो जाता है, उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो वीक होना शुरू हो जाती है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कोरिजन। अब अलग अलग मेटल्स को अलग अलग कलर का जंग लगता है या रस्ट लगता है ना? अलग अलग कलर का जो कोरिजन होती है अलग अलग कलर की होती है, कहने का ही मतलब। तो कोरिजन तो हम अच्छे ढंग से पूरे डिटेल में मेटल्स और नॉन मेटल्स में भी पढ़ेंगे, बट यहाँ आप समझो कि कोरिजन हो क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, ऑक्साइड बना रहा है, जिसकी वजह से एक लेयर बनती चली जाती है, और वो लेयर बाद में खुद तो उतर जाती है, और मेटल को आहिस्ता 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 लेयर बनती, एक लेयर बनती है फिर खत्म,
फिर दूसरी फिर खत्म, फिर तीसरी फिर खत्म। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता मेटल जो है वो ईटन अप होता है, डिस्ट्रॉय होता है, डिटेरियोरेट होता रहता है। तो यही कह रहा है मेटल्स आर ईटन अप स्लोली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल सच एज, कोई एसिड डाल दिया आपने, उनके सरफेस के ऊपर जब आ जाए तो वो ऑक्सीजन का ऐड होना, उनके ऑक्साइड्स बनना, उन मेटल्स की सरफेसेस को कोरोड करता है, रगड़ खाता है वो मेटल, है ना। तो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता रहता है। तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो हमें मिलती है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। रिएक्शन ड्यूरिंग रस्टिंग बेसिकली एक रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें होता है कि देखिए आयरन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है और मॉइस्चर जो है वो वेपर्स जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है, सबका कंबाइन होके यहाँ पर रस्ट बनता है। वो जो जंग है बनता है हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड इसीलिए बोलते हैं बेटा इसको क्योंकि यहाँ पर आयरन की वैलेंसी 3 है। ओके, ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बात याद रखना, यहाँ पर जो एक्स दिया है मैंने, वाटर के साथ एक्स लगा होता है, तो ये डिपेंड करता है कि कितने मॉइस्चर में रस्टिंग हुई है ना। तो एक्स की वैल्यू जो है यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वेरी कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन आपको पता है, पहला है सिंपल है, या तो ग्रीस और ऑयल अप्लाई कर दो, पेंट कर दो, जहां जहां लोहा है जंग को आपने रिमूव करना है, मतलब रिमूव नहीं करना सॉरी, उसको लगने से बचाना है लोहे को, है ना। आयरन को आपको जंग लगने नहीं देना है। तो ये जो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है, हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, यानी जो रस्ट है ये ना लगे, इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो खिड़कियां हैं लोहे की हमारी, तो वहां पर हम पेंट वगैरह कर देते हैं। और पंखों में कहीं पंखों में ज्यादा देर चला नहीं तो वहां जंग लग जाता, तो ग्रीस अप्लाई कर दो, ऑयल अप्लाई कर दो। तो देखो मशीन जो लोहे की मशीन्स होती हैं वहां भी जंग लग चलता है अगर कुछ देर के लिए ना चले तो, है ना। तो वहां वो ग्रीसिंग करनी पड़ती। गल्वेनाइजेशन क्या होता है कि एक मेटल दूसरे के ऊपर चढ़ा देना। जैसे आयरन की ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए ताकि उसको जंग ना लगे, उसके ऊपर क्या चढ़ा देते हैं, जिंक का कोट। जिंक जो है वो रिएक्ट ही नहीं करता ऑक्सीजन के साथ, तो क्या होगा, आयरन बचा रहेगा, सेफ रहेगा। टिन प्लेटिंग कर दो, टिन की कोटिंग कर दो या क्रोमियम प्लेटिंग कर दो, ये बड़े स्टेबल से एलिमेंट्स हैं, मतलब ये हवा के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, ऑक्साइड्स नहीं बनाते हैं, ऐसा नहीं क्रोमियम ऑक्साइड भी होता है, बट एज कंपेयर टू आयरन इनका रिएक्टिविटी कम, उतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करते, तो वो रोक लेते हैं उसकी रस्टिंग को। अलाइंग इट टू मेक अ स्टील, हाँ आयरन जिसको जंग लग रहा है उसको अलाई बना दो, आयरन में निकल या क्रोमियम मिक्स कर दो, स्टेनलेस स्टील बना दो। अब स्टेनलेस स्टील जो होता है उसको बहुत लेट जंग लगता है, बहुत लेट, ठीक है, तो वो थोड़ा सुपीरियर टाइप बन जाता है, इसलिए कहा गया कि उनके अलाई बना दो। अलाई क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स, आयरन के साथ तुम निकल जोड़ दो या क्रोमियम जोड़ दो तो तुम देखोगे कि वो स्टेनलेस स्टील बन जाता है, जिसको जंग या जिसको हम कहते हैं, जिसको जो बड़ी लेट क्रोड होता है, कोरिजन बहुत लेट होता है उसका, या कि ना के बराबर होता है वो भी। अब रेंसिडिटी क्या होता है कि जो हमारा खाना है, अगर हवा में, हम देखो खाना हम शादियों में बनाते हैं, है ना, खाना वाना बनता है, तो बेटा देखो कैसे हम बाहर रख देते हैं तो क्या हो जाता है, हाँ एक आध दिन बाद वो खराब हो जाता है, उसमें स्मेल आना शुरू हो जाती है, बदबू आना शुरू हो जाती है, उस कंडीशन को कहते हैं रेंसिडिटी। और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ऑयल और फैट प्रेजेंट है ना फूड में, एक्चुअली वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। कौन ऑक्सीडाइज करता है, जो हवा प्रेजेंट है, हवा में सारी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जो ऑक्सीजन है वो उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, ऑक्साइड बना देता है। तो इसीलिए उसकी ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर दो। ये कमर्शियल स्केल पे ऐड होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, है ना, कमर्शियल स्केल पे ऐड होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर दो ताकि उनको जिनमें फैट्स और ऑयल्स हैं ताकि उनकी ऑक्सीडेशन ही ना हो, तो वो लंबे समय तक खराब नहीं होंगे, ठीक है। दो बहुत इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स जिनके नाम मैं लिख रहा हूं यहां, एक है BHA और एक है BHT। बेटा याद रखना, इसको बोलते हैं ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। बहुत कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स हैं दोनों। अब फैट्स एंड ऑयल्स कंटेनिंग फूड को नाइट्रोजन गैस में डाल के रखो, सेव करके रखो, जैसे चिप्स के पैकेट, तो वहां पर क्या होता है, कुछ चिप्स जो है वो खराब नहीं होते, पोटैटो चिप्स वगैरह। रेफ्रिजरेटर में डाल दो, टेम्परेचर कम हो जाता है, विद
डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑक्सीडेशन का रेट जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, तो लंबे समय तक खाना ठीक सेफ रहता है। अब एयर टाइट कंटेनर्स में मतलब जिन कंटेनर्स में हवा ना जा पाए, बहुत एयर टाइट हो और हवा एंटर ना कर पाए, तो लंबे समय तक फूड बचा रहेगा। तो ये दो इफेक्ट्स थे, कोरिजन और एनसीडीटी। ये हम मेटल्स और नॉन मेटल्स जब पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में वहां भी देखेंगे, वो देखेंगे। वहां हम कुछ और मेटल्स का, यहाँ मैंने जनरली कॉमन एग्जांपल ली रस्टिंग ऑफ आयरन की, वहां हम और मेटल्स को देखेंगे किस किस कलर का जो कोरोड होते हैं, किस किस कलर का उनको जंग लगता है। रेंसिडिटी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, ठीक है, तो देख लेना बेटा। एनी हाउ ये रहा हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पार्ट। तो फिनिश हुआ ये चैप्टर मास्टर स्ट्रोक में। आई होप आपको पसंद आएगा, और इसको आराम से देखिए, आराम से रिवाइज करिए। नेक्स्ट हम मिलेंगे जब, तो आपको एक नेक्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट चैप्टर में ट्राई करूंगा कि एसिड्स और बेसिस का दे दूं। तब तक एंजॉय करिए और पढ़िए बेटा, मेरा मोटिव है कि आपके मार्क्स अच्छे आए। बेस्ट ऑफ लक।